Hello friends, welcome you online BA classes. This video is very important for BA second year 4th semester हिंदी अनुवाद के लिए। मित्रों, यदि आपने हिंदी लिटरेचर हिंदी सब्जेक्ट को लिया हुआ है तो आपका जो टाइटल्ड पेपर होता है मित्रों वो हिंदी अनुवाद होता है, जिसमें कि आपको 8 यूनिट पढ़नी होती है। फर्स्ट से लेकर के 8 यूनिट तक आपको पढ़ना होता है। तो आज मैं 4th यूनिट को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। 4th यूनिट में आपको अनुवाद के साधन के विषय में बताया जाएगा, जो कि आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट बनेगा आपके एग्जाम के लिए। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर देंगे मित्रों, तथा कमेंट के रूप में आप हम तक अपनी प्रतिक्रिया को अवश्य प्रेषित करेंगे, जिससे मैं आपको आपके अनुरूप वीडियो को उपलब्ध करा पाऊँ। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं मित्रों, अनुवाद के साधन। अनुवाद के साधन क्या होते हैं? सोर्स ऑफ ट्रांसलेशन, यानी सोर्स ऑफ ट्रांसलेशन के अंतर्गत आपको इस टॉपिक को पढ़ना है। इससे संदर्भित लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। यदि आपने इस वीडियो को पूरी ही तरह से देखा है तो आपको किसी भी प्रकार की कठिनाई आने वाली नहीं है मित्रों। तो देखेंगे यहाँ पर अनुवाद में कोश का महत्व। अनुवाद जो होता है, जो ट्रांसलेशन होता है, उसमें कोश का क्या महत्व होता है, इसके विषय में आज चर्चा होगी। तो कोश का मतलब होता है मित्रों, जिसको कहते हैं शब्दकोश। कोश से तात्पर्य होता है शब्दकोश से। तो शब्दकोश क्या होते हैं? शब्दों का संग्रह, शब्दों का ज्ञान। जब हमको पूरी तरह से शब्दकोश मालूम होते हैं तब हम ट्रांसलेशन को अच्छी तरह से शाब्दिक रूप से कर पाते हैं। यदि शब्दकोश हमारा वीक होता है, कमज़ोर होता है, तो हम ट्रांसलेशन अच्छी तरह से नहीं कर पाएंगे। जो भी ट्रांसलेशन होगा वो महत्वहीन हो जाएगा मित्रों। इसलिए आपको पूरी तरह से समझना है कि अनुवाद में कोश का महत्व क्या होता है। अब हम आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे मित्रों, प्रस्तावना। सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है? प्रस्तावना। कोश या कोश विज्ञान, चाहे हम कोश कहें या कोश विज्ञान कहें, दोनों ही बातें एक ही हैं। भाषा की शब्दावली के सैद्धांतिक पक्ष का अध्ययन करता है। ये भाषा की शब्दावली का एक सैद्धांतिक पक्ष जो होता है उसी का अध्ययन करता है। इसका अनुप्रयोगिक रूप कोश निर्माण प्रक्रिया है। ये कोश के निर्माण की प्रक्रिया को भी बताता है मित्रों, जिसमें विभिन्न स्रोतों से एक भाषा की कोशगत सूचना एकत्रित की जाती है। जैसे मान लीजिए हम हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन कर रहे हैं या इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेशन करते हैं, तो इसमें कोशगत जो सूचना होती है, जो जिस शब्द की हमको ज़रूरत होती है, उस सूचना को एकत्रित करने का एक कार्य करता है मित्रों। क्या? ये जो हमारा कोश होता है, उस सूचना को स्पष्ट और व्यवस्थित रूप में संयोजित किया जाता है इसमें। इससे एक एक शब्द के अर्थ का वर्णन करने या समझने में सहायता मिलती है। जब हम कोश का पूरी तरह से अध्ययन करते हैं मित्रों, तो इसमें हमको एक एक शब्दों का पूरी तरह से समझने का अवसर होता है, जो कि हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है मित्रों। पूरी ही तरीके से जो ट्रांसलेटर होता है वो शब्दकोश पर अपना अधिकार रखता है मित्रों। इससे एक एक शब्द के अर्थ का वर्णन करने या समझने में सहायता मिलती है। जब हम शब्दकोश का पूरी तरह से अध्ययन करते हैं तो हमको एक एक शब्द को समझने में और उसका वर्णन करने में, अर्थ को जानने में सहायता प्राप्त होती है। कोश निर्माण प्रक्रिया में शब्द सामग्री का संग्रह किया जाता है। जो शब्द सामग्री होती है हमारी मित्रों, उसी का संग्रह, उसी को एकत्रित किया जाता है। इसमें कोश निर्माण में शब्दों का चयन और वर्गीकरण होता है। किस शब्द का ट्रांसलेशन किस तरह से हमको करना है, तो यह चयन हमको करना होता है जब हम कोश को पूरी तरह से समझते हैं। और फिर उसमें अर्थ निर्धारण किया जाता है कि इस शब्द का क्या अर्थ निकलता है, ये भी हमें ध्यान रखना होता है। जो ट्रांसलेटर होते हैं, अच्छे ट्रांसलेटर होते हैं मित्रों, उनको पूरी तरह से ध्यान रखना होता है कि इस शब्द का अर्थ यहाँ पर क्या निकलेगा और इसका सेंस क्या होता है, कहाँ पर इसका यूज किया जाएगा, ये पूरी तरह से उनको जानना होता है। शब्द संकलन करना कोई यांत्रिक कार्य नहीं है। बहुत ही स्पष्ट बताया गया है कि इस शब्द का संकलन करना, जैसे कंप्यूटर में शब्दों को हम फीड कर देते हैं, वर्ड को फीड कर देते हैं, उसी तरह से कंप्यूटर उसको आगे बढ़ाता है। तो ये यांत्रिक कार्य नहीं होता है, एक जो भावात्मक कार्य होता है, एक साहित्यिक कार्य होता है। जो ट्रांसलेटर होता है उसी शब्द का चयन करता है जिस शब्द की वहाँ पर ज़रूरत होती है, जिस भाव की वहाँ पर ज़रूरत होती है मित्रों। अपितु इसमें भाषाई आयामों का विवेचन होता है। भाषा का पूरी तरह से हमको ध्यान रख करके उसकी विवेचना की जाती है मित्रों, जिसमें कोशगत रूपों का वर्गीकरण एवं प्रस्तुतिकरण होता है। जिस शब्द का प्रयोग हमको करना है उसी शब्द का प्रयोग हम कोशगत रूप से करते हैं। गलत तरीके से शब्द का यूज करेंगे तो हमारा ट्रांसलेशन
मिथ्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा मित्रों, तो पूरी ही तरह से हमको सतर्क रहना पड़ता है। तो ये कोषगत महत्व के रूप में प्रस्तावना को आपने समझा। कोष का स्वरूप एवं क्षेत्र। अब आप जानेंगे मित्रों कि कोष का स्वरूप क्या होता है और इसका क्षेत्र कहाँ कहाँ पर विस्तृत है, किस तरह से इसको हम आगे पढ़ते हैं। तो व्याकरण परंपरा में भाषा अध्ययन के 2 खंड मिलते हैं। जब हम व्याकरण का अध्ययन करते हैं तो व्याकरण परंपरा के अंतर्गत मित्रों 2 तरह से जो है 2 खंड इसमें प्राप्त होते हैं अध्ययन के लिए। 2 खंड हमको मिलते हैं। वो 2 खंड कौन कौन से हैं, पूरी तरह से आप समझें मित्रों। इसमें जो पहला खंड होता है वो शब्द और शब्द समूह होते हैं। पहला है शब्द और दूसरा है शब्द का समूह जो होता है मित्रों, इसका हम पूरी तरह से इस परंपरा का अध्ययन इसमें करते हैं भाषा से संबंधित। और दूसरा जो पॉइंट है इसमें हम शब्दानुशासन अथवा व्याकरण, शब्दानुशासन और व्याकरण का पूरी तरह से हमको अध्ययन होना चाहिए कि किस तरह से किस शब्द का हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे, और व्याकरणिक दृष्टि से भी ग्रामरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पूरी तरह से हमको इसको जानना होता है, तभी हम शब्द को अच्छी तरीके से चयन कर पाते हैं और उसका प्रयोग कर पाते हैं। कोश विज्ञान का संबंध भाषा के शब्द और शब्द समूह के अध्ययन से है मित्रों। ये भाषा की शब्द संपदा की संरचना और बनावट का विवेचन करता है, यानी कि शब्द संपदा जो होती है हमारी, उसकी संरचना को देता है और उसकी बनावट की विवेचना भी करता है। कोश के अंतर्गत शब्द की प्रयोग संबंधी सूचना एकत्र की जाती है और आवृत्ति के आधार पर उनका चयन किया जाता है। आवृत्ति का मतलब दोहराना। जब हम ट्रांसलेशन करते हैं तो उसमें जैसा प्रयोग होना चाहिए उस तरह से प्रयोग उसका कर पाते हैं। अर्थ विज्ञान के सहयोग से शब्द का अर्थ विषय विवेचन होता है। कोश द्वारा शब्दों के रूप और अर्थ की उत्पत्ति, विकास और परिवर्तन के क्रम को जानने में सहायता मिलती है। जब हम कोश का पूरी तरह से अध्ययन करते हैं तो इससे हमको पूरी ही तरह से उसके रूप को, उसके अर्थ को, उसकी उत्पत्ति को, विकास और परिवर्तन के क्रम को जानने में पूरी तरह से सहायता प्राप्त होती है मित्रों, जो अनुवाद के क्षेत्र में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन करती है। यानी कि अनुवाद के क्षेत्र में जब हम जा रहे हैं, कर रहे होते हैं, तो उसमें ये अत्यंत महत्वपूर्ण जो है भूमिका को अदा करता है। क्या, जो कोश होते हैं, जो शब्द के ज्ञान हमारे होते हैं, स्वरूप होते हैं, वो पूरी तरह से सब ट्रांसलेशन करने में हमारी मदद करते हैं। अब आप अगले पॉइंट की ओर चलें। इसमें बताया जा रहा है कोश निर्माण प्रक्रिया। जब हम कोश का निर्माण करते हैं तो उसकी क्या प्रक्रिया होती है, इससे संदर्भित तथ्य इसमें बताए गए हैं। भारतीय शब्द परंपरा में कोश कोई नया नाम नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं भारतीय शब्द परंपराओं में कोश कोई नए नाम के रूप में हमारे बीच नहीं आया है। कोश शब्द का प्रयोग प्राचीन काल से होता आया है। इसके लिए संस्कृत साहित्य में कोश और कोश, एक शब्द कोश होता है मित्रों और दूसरा शब्द ये कोश है, जिसमें कि ये जो तालव्य और दंती दोनों बने हुए हैं। 2 वार्तनिक प्रचलित हैं। ये दोनों तरह से कोश लिखे जाते हैं, जिनका प्रयोग कटोरा, अब आप देखेंगे इस कोश का तात्पर्य होता है कटोरा, पीपा, बाल्टी, बादल, म्यान, इस म्यान में तलवार रखी जाती है मित्रों, संदूक, ढक्कन, खोल आदि के अर्थ में होता है, पूरी तरह से इसको समझ लें मित्रों। कोश का मतलब होता है भंडागार, जहाँ पर शब्दों के, वस्तुओं के जो भी चीज़ें होती हैं उनका एक संकलन किया जाए जिस स्थल पर, उसी को कोश के रूप में जानते हैं। आदि के अर्थ में होता था, इसका प्रयोग करते थे मित्रों। कहने का तात्पर्य यह है कि कोश उन वस्तुओं के लिए प्रयुक्त हुआ जिनमें कुछ संग्रह किया जा सके। ऐसे वस्तु के लिए इसका प्रयोग किया गया मित्रों जिसमें किसी चीज़ का संग्रह किया जा सके, तो उसी को कोश का नामकरण दिया गया। अब आप समझ सकते हैं मित्रों, जैसे हम डिक्शनरी यानी शब्दकोश की जो बुक होती है, जो हमारी बुकें होती हैं, मोटी मोटी बुकें होती हैं, उसमें शब्द भंडार बने होते हैं, तो उस बुक को उठा लेने पर हमको हजारों, लाखों, करोड़ों शब्दों के समूह प्राप्त हो जाते हैं मित्रों। तो उसी तरह से जैसे बॉक्स होता है, संदूक होती है, उसमें तमाम सारे मटेरियल्स रखे जा सकते हैं। जो हमारी खोल होती है उसमें तमाम सारे मटेरियल्स उसके अंदर रखे जा सकते हैं। ढक्कन जो होते हैं उसमें तमाम सारे मटेरियल्स को रख करके उसको बंद किया जा सकता है। तो इस तरह से जो चीज़ें होती हैं उसको हम कोशगत रूप से समझ सकते हैं। अब हम आगे देखेंगे मित्रों, इसमें पूरी तरह से आपको कोश से संबंधित तथ्य बताए जा रहे हैं।
तो देखेंगे यहाँ पर शब्दकोश के लिए प्रचलित शब्द, जो शब्दकोश होता है उसके लिए प्रचलित शब्द का संस्कृत में किस तरह से क्या प्रयोग किया गया है, ध्यान देंगे। इसमें संस्कृत में शब्दकोश के लिए निघट्टु शब्द का, जो कि निरुक्त शास्त्र में संस्कृत में बताया जाता है मित्रों, निघट्टु। नाम माला भी दिया गया इसको, माला शब्द, शब्दार्णव, अभिधान आदि शब्दों से इसको कहा जाता है। आदि शब्द प्रचलित रहे। हिंदी भाषा में भी कोश और कोश शब्द शब्दकोश तथा खजाना के अर्थ में प्रयोग होते हैं। यानी एक को हम शब्दकोश के रूप में जानते हैं और दूसरे को खजाना के रूप में जानते हैं मित्रों। खजाना का मतलब संपत्ति, जो भी चीज़ें हैं, पैसे आदि संपत्तियों को जिसमें रखा जाए, सोना चांदी रखा जाए मित्रों। परंतु 20वीं शताब्दी के मध्य तक आते आते कोश शब्द का प्रयोग शब्दकोश के लिए और कोश का प्रयोग खजाना के लिए रूढ़ हो गया। यानी कि 20वीं शताब्दी के पश्चात जो शब्दकोश के लिए सब प्रयोग किए गए वर्ड, और उसके बाद कोश का प्रयोग, यानी इस कोश का प्रयोग और इस कोश का प्रयोग, दोनों में एक का खजाना और दूसरे का शब्दकोश कोश के रूप में एक रूढ़िगत रूप से जाना जाने लगा मित्रों। अमर सिंह के प्रसिद्ध अमर कोश का मूल नाम लिंगानुशासन था, जिसे बहुत बाद में अमर कोश कहा जाने लगा था मित्रों। यानी कि अमर सिंह के प्रसिद्ध जो अमर कोश थे, जो उन्होंने बनाए थे, का मूल जो नाम था उन लिंगानुशासन के नाम से वो जाना जा गया था, जिसे बहुत बाद में जो है अमर कोश के नाम से भी जाना जाने लगा, कहा जाने लगा। जब कोश का प्रयोग आज के अर्थ में रूढ़ हो गया, यानी कि आज के रूढ़िगत रूप से हम उसको जानने लगे वर्तमान समय में। अंग्रेजी भाषा में कोश के लिए डिक्शनरी शब्द का प्रयोग होता है। यानी डिक्शनरी शब्द का प्रयोग हम कोश के लिए करते हैं मित्रों, जिसकी उत्पत्ति लैटिन के डिक्री शब्द से हुई है। किससे हुई है? लैटिन के डिक्री शब्द से किया गया है डिक्शनरी का। लैटिन में इसका अर्थ होता है कहना या बोलना। इस प्रकार अंग्रेजी में कहे या बोले गए शब्दों के संग्रह को डिक्शनरी कहा गया। यानी कि अंग्रेजी में बोले गए जो अंग्रेजी के शब्द हैं, जो उनके उच्चारण हैं, उसी को डिक्शनरी के रूप में कहा गया। तो कोश, शब्दकोश की परिभाषाएं, अब आप महत्व के पश्चात, इसकी अर्थ के पश्चात पूरी तरह से आप समझेंगे कि परिभाषाएं क्या हैं, क्योंकि परीक्षा में प्रायः परिभाषाएं पूछी जाती हैं मित्रों। इसलिए आपको पूरी ही तरह से इसको समझ लेना है कि कोश या शब्दकोश की जो परिभाषाएं हैं वो क्या हैं। तो देखेंगे यहाँ पर मित्रों, शब्दकोश की अनेक परिभाषाएं दी गई हैं, जिनमें कुछ प्रचलित परिभाषाएं निम्नलिखित हैं। उन्हीं प्रचलित परिभाषाओं को मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के अनुसार इन्होंने क्या कहा? कोश एक ऐसी पुस्तक है जिसमें किसी शब्द के शब्द और उसके अर्थ या तो उसी भाषा में या किसी दूसरी भाषा में सामान्यतया वर्णानुक्रम से दिए रहते हैं। प्रायः शब्दों के उच्चारण, उनकी व्युत्पत्ति और प्रयोग का विवरण भी उसमें रहता है। ये किसने बताया मित्रों? एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के अनुसार ये कथन हुआ कि जो कोश होते हैं, कोश एक ऐसी पुस्तक है जिसमें किसी भाषा के शब्द और उनके अर्थ या तो उसी भाषा में या किसी दूसरी भाषा में सामान्यतया वर्णानुक्रम में दिए रहते हैं। प्रायः शब्दों के उच्चारण, उनकी उत्पत्ति और प्रयोग का विवरण भी उसमें रहता है। तो ये कथन था मित्रों ब्रिटानिका के अनुसार। आगे आप देखेंगे ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार, यानी ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी जो बहुत ही महत्वपूर्ण डिक्शनरी मानी जाती है, तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की बनी हुई डिक्शनरी मित्रों, तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार क्या बताया जा रहा है मित्रों, इसको देखेंगे। कोश वह पुस्तक है जिसमें सामान्यतया वर्णानुक्रम से किसी भाषा के शब्दों अथवा विशेष या फिर लेखक आदि के संबंध में अध्ययन होता है। इसमें बताया गया मित्रों कि कोश वह पुस्तक है जिसमें सामान्यतया वर्णानुक्रम से किसी भाषा के शब्दों अथवा विशेष या फिर लेखक आदि के संबंध में अध्ययन होता है। ये ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार बताया गया मित्रों। इसके पश्चात हिंदी शब्द सागर के अनुसार, मोस्ट इम्पॉर्टेंट मित्रों, हिंदी शब्द सागर के अनुसार
क्या बताया गया आप समझेंगे। कोश वह ग्रंथ है जिसमें अर्थ एवं पर्याय सहित शब्द इकट्ठे किए गए हों। बहुत ही शॉर्ट में, बहुत ही स्पष्ट रूप से ये परिभाषा आपको लर्न होनी चाहिए मित्रों। यदि आप पूरी तरह से इसको समझेंगे तो एग्जाम में लिख पाएंगे। कोश वह ग्रंथ होते हैं, इसमें बताया गया है कि कोश वह ग्रंथ है जिसमें अर्थ एवं पर्याय सहित शब्द इकट्ठे किए गए होते हैं। अर्थ भी होता है, शब्द भी होता है और उसका अर्थ और पर्याय भी होते हैं कि उसका मतलब क्या हुआ। तो ये शब्द इस प्रकार से शब्द वहाँ पर इकट्ठे होते हैं। मानक हिंदी कोश के अनुसार क्या बताया गया मित्रों, कोश वह ग्रंथ है जिसमें विशेष क्रम से शब्द दिए हों और उनके आगे अर्थ दिए हों। ये मानक हिंदी कोश के अनुसार बताया जा रहा है कि कोश वो ग्रंथ होते हैं जिसमें विशेष क्रम से शब्द दिए हों और उनके आगे अर्थ दिया हो। तो ये चीज़ें इसमें बताई गई। क्रम का मतलब ये होता है जिस वर्ण से शब्द आप ढूंढते हैं। जैसे मान लीजिए आ वर्ण से हम शब्द ढूंढ रहे हैं डिक्शनरी में, तो आ वर्ण से तमाम सारे शब्द आपको मिलेंगे। फिर बड़ा से जो शब्द मिलेंगे, ई से शब्द मिलेंगे, बड़ी ई से शब्द मिलेंगे, का शब्द मिलेगा। जो भी जिस भी वर्ण का आप शब्द ढूंढना चाहते हैं उस वर्ण वाइज डिक्शनरी में आपको शब्द मिलते चले जाते हैं। तो उसके पूरे भाव उसके विशेष क्रम से जो दिए हुए होते हैं अर्थ के रूप में भी हमको प्राप्त होते हैं। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार आप देखेंगे मित्रों, जिन्होंने शब्दकोश को परिभाषित किया है, कोश को परिभाषित किया है, तो डॉक्टर भोलानाथ तिवारी क्या कहते हैं देखेंगे मित्रों। कोश ऐसे संदर्भ ग्रंथ को कहते हैं जिसमें भाषा विशेष के शब्दादि का संग्रह हो या संग्रह के साथ उनके उसी या दूसरी या दोनों भाषाओं के अर्थ, पर्याय, प्रयोग या विलोम हो, या विशिष्ट अथवा विभिन्न विषयों की प्रविष्टियों की व्याख्या, नामों, स्थान, व्यक्ति आदि जिसमें आते हैं का परिचय या कथनों आदि का संकलन क्रमबद्ध रूप से हो। इन्होंने बताया है डॉक्टर भोलानाथ तिवारी जी ने कोश के विषय में मित्रों। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट जो है आपके लिए है ये परिभाषा। अब आप देखेंगे मित्रों कोश के प्रकार। हम आपको कोश के प्रकार के विषय में बताएंगे कि कोश कितने प्रकार के होते हैं, इसे आप जानेंगे इस टॉपिक से। तो देखेंगे मित्रों जो कोश का प्रकार है, कोश अनेक प्रकार के होते हैं। अभी तक कोशों का सर्वस्वीकृत वर्गीकरण नहीं हो पाया है। कोशों को अनेक आधारों पर वर्गीकृत किया जाता है, जैसे भाषा, प्रविष्ट, उद्देश्य, काल, अर्थ, प्रविष्ट, क्रम, विशिष्ट आदि के रूप में हम इसको जानते हैं। कोश के प्रकार के विषय में इन्हें भिन्न भिन्न दृष्टिकोण के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। कोश के निर्माण में एक से अधिक आधारों का प्रयोग किया जाता है। तो ये आपको संक्षेप में जानना बहुत ही आवश्यक है कि कोश के प्रकार से संबंधित यदि आपसे कोश के प्रकार के विषय में क्वेश्चन किया जाए तो आप इन्हीं शब्दों को लिखेंगे जिसे मैंने ऊपर एक्सप्लेन किया हूँ, बताया हूँ मित्रों। जैसे प्रविष्ट होता है भाषा जो होती है, प्रविष्ट माने प्रवेश करना, उद्देश्य होता है, काल होते हैं किस समय की बात होती है, अर्थ, प्रविष्टि, क्रम, विशिष्ट आदि का प्रयोग इसमें विशिष्ट आदि का प्रयोग हम इसमें करते हैं। तो प्यारे मित्रों ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है जिसमें मैं कोश से संदर्भित उसकी परिभाषाएं, उसके महत्व और उसके प्रकार के विषय में एक्सप्लेन किया हूं, जो आपके लिए आने वाले एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट बनेगा। तो यदि आप पूरी तरह से वीडियो को देखेंगे तो सारे बिंदु आपको समझ में आ जाएंगे। शेष मैं अगले वीडियो में आपको कोश से संदर्भित वीडियो उपलब्ध कराऊंगा मित्रों, जो कि यूनिट 4 के अंतर्गत होगा। तो मैं चाहूँगा कि आप कमेंट के रूप में हम तक अपनी प्रतिक्रिया को अवश्य प्रेषित करेंगे। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।